हेलो इंडिया, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। आज एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। ठीक, आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर जो है 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो PYQ जो पूछा जाता है उसके माध्यम से सारे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसका हम लोग फैक्ट भी देखेंगे। तो प्लीज़ 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते हैं हम लोग क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। वंशानु कह रहा है कौन सा ऐसा काल था, किसके काल में बंगाल में जो था सूबेदारी जो होता था वो वंशानुगत हो गया था। तो वो मुर्शिद कुली खां के काल में था। मुर्शिद कुली खां, अब देखिए मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं। मुर्शिद कुली खां की बात करें हम लोग तो ये जो है 1700 ईस्वी से लेकर के 1727 तक बंगाल में दीवान रहते हैं। और यही क्या करते हैं, आगे चल के बंगाल एरिया को जो है अपना अंदर ले लेते हैं। ठीक, और ये जब अंदर ले लेते हैं तो इसका जो है इसके बाद बंगाल का नवाब बनता है शुजाउद्दीन। ठीक, शुजाउद्दीन बनता है। और ये शुजाउद्दीन जो थे मुर्शिद कुली खां के ये जमाई हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जमाई। ठीक, और इसके बाद मुर्शिद कुली खां जैसे शुजाउद्दीन बनता है, शुजाउद्दीन के बाद जो है उसका बेटा बनता है सरफराज। और ये जो शुजाउद्दीन का बेटा हुआ करता था। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा एक वंशानुगत क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? वंशानुगत क्रम चल रहा है। इसीलिए कहा गया कि इसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत क्रम हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के। कह रहे किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। अब देखिए द्वैध शासन, पहली बात देख लेते हैं द्वैध शासन होता क्या है। ये द्वैध शासन जो होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो है इसका लागू किया था 1765 से लेकर के 1772 तक ये लागू हुआ था। और लागू किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये लागू करने का मकसद क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि यहाँ पे जो राजस्व व्यवस्था है, जो भी राजस्व आएगा, राजस्व जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। और दूसरी बात जो थी, दूसरी तरफ से जो थे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है वो जो है भारतीय मुगल साम्राज्य या भारतीय मुगल के या बंगाल के नवाब इसको वसूले। ठीक, इसको देखिए प्रशासनिक सेवा में जैसे कि आ जाता है पुलिस सेवा। जो पुलिस वाला काम जो होगा, देख रेख का काम होगा, सेना वाला काम होगा, वो क्या कौन करेगा? भारतीय मुगल साम्राज्य करे या बंगाल के नवाब करे। और लेकिन पैसा वाला बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। तो कह रहा है इस द्वैध शासन जो लागू होता है, जो इलाहाबाद की संधि के साथ जो है इसको खत्म कर दिया जाता है। किसके साथ किया जाता है? इलाहाबाद के संधि के साथ। तो इलाहाबाद की संधि, आप लोग का एक क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि हुआ कब था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पलासी के युद्ध के समय में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था। सिराजुद्दौला जो पराजय हो गया, हार गया था, उसका प्रमुख कारण क्या था। पहले देखते हैं पलासी का युद्ध क्या होता है। पलासी का युद्ध की बात करते हैं। पलासी का युद्ध की बात करें हम लोग, ये होता है 23 जून 1757 को। किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह एक होता है, दूसरा होता है बंगाल के नवाब। कौन होता है? बंगाल के नवाब के बीच। ठीक, बंगाल के नवाब के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देखिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। ठीक, वही बात करिएगा, दूसरा जो होता है एडमिरल वाटसन होता है। एडमिरल वाटसन होता है। और बंगाल के नवाब की तरफ से देखिएगा तो सिराजुद्दौला होता है। कौन होता है? सिराजुद्दौला। इन दोनों गुटों के बीच युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला को जो है उसके सेनापति धोखा देते हैं। तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, उसके सेनापति उसको धोखा दे देते हैं। और मिल किस में जाते हैं? उसके सेनापति मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, एक कूटनीति के तहत जो है यहाँ इसके सेनापति को मिला लेता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो यही कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति के माध्यम से क्या होता है, ये युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध को हार जाते हैं। बात करते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था। कह रहा है मसनद खोने का क्या कारण था। मसनद खोने का मतलब क्या, वो अपना नवाबी पद खो दिया बंगाल में। तो क्या कारण था? तो उसका कारण जो होगा देखिए आंतरिक साजिश और विश्वासघात था। आंतरिक साजिश क्या हुआ था? आंतरिक साजिश ये हुआ था कि इसके सेनापति सिराजुद्दौला के सेनापति जो थे, जिसका नाम था मीर जाफर,
मीर जाफ़र वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला का धोखा देते हैं। और यही मीर जाफ़र किसके साथ मिल जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाते हैं। तो देखिएगा, तो मीर जाफ़र क्या करता है, एक तरह से आंतरिक अंदर अंदर क्या करता है, साजिश कर लेता है और विश्वासघात के तहत जो है सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे। कह रहा है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। कह रहा है 1764 में बक्सर का किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो होता है ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और ये युद्ध जो होता है दो पार्टी के बीच में यहाँ भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा पार्टी जो होगा गठबंधन सेना। अब गठबंधन सेना हम जो कह रहे हैं, गठबंधन सेना जो हम कह रहे हैं, तो इसमें देखिएगा, गठबंधन सेना का मतलब होता है, इसमें कौन थे, मीर कासिम था, कासिम जो बंगाल के नवाब होते हैं। इसके बाद आता है शुजाउद्दौला आता है जो अवध के नवाब हुआ करते हैं। और तीसरी जो थे शाह आलम थे, शाह आलम सेकेंड, ये मुगल बादशाह हुआ करते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसका सेनापति जो था हेक्टर मुनरो था। तो इसी कारण ये बक्सर का युद्ध इस तरह से होता है। तो कह रहे हैं कि इस भारतीय युद्ध में कौन से संघ शामिल थे। तो पहला ऑप्शन है शाह आलम, प्रथम तो है ये, तो प्रथम ये तो नहीं है क्योंकि सेकंड है सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्रथम इसमें मीर कासिम फ्रांसीसी नहीं था इसमें भाई साहब। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय ये जो था, मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। ठीक, तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। बंगाल का नवाब कहा रहता है सिराजुद्दौला। जैसे बक्सर का युद्ध होता है और क्या नाम है, सॉरी बक्सर करें, 1757 का पलासी का युद्ध होता है, का युद्ध हुआ। तो सिराजुद्दौला इसमें क्या होते हैं, सिराजुद्दौला मारा जाता है, मारा गया कौन, सिराजुद्दौला यहाँ पे क्या होता है, मारा गया। और जैसे सिराजुद्दौला मारा गया और मारा जाता है तो ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव थे, किसको बोले थे कि तुम यदि हमको साथ दोगे तो हम तुम्हें जो है अगला जो है बंगाल के नवाब बना देंगे। तो ये मीर जाफ़र जो थे, मीर जाफ़र इसको जो है इसका बंगाल का नवाब बना देता है किसके पश्चात, सिराजुद्दौला के पश्चात। ठीक, तो आंसर इसका जो होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि होती है। देखिए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो होता है एक संधि होती है और वो संधि जो होता है 9 फरवरी 1757 को होता है। तो वो संधि जो है अलीनगर की संधि कहलाती है। कौन सी, कहाँ की संधि, अलीनगर की संधि। ये 9 फरवरी 1757 को होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है अवध का अंतिम नवाब कौन था, अंतिम नवाब। पहले अवध का अंतिम नवाब से पहले प्रथम नवाब कौन था ये जानते हैं। प्रथम नवाब कहें या इसी को हम कहेंगे या संस्थापक भी कहेंगे हम लोग, संस्थापक। अवध का संस्थापक कौन था, तो अवध का संस्थापक जो था यह सदाअत खां था। क्या था, सदाअत खां। कौन था ये, सदाअत खां। इसको जो है मुगल ने उपाधि दिया था, क्या वो उपाधि दिया था, बुरहान ए मुल्क का उपाधि दिया था। क्या, बुरहान ए मुल्क का उपाधि सदात खां था और उसको जो था उपाधि दिया था बुरहान ए मुल्क का। तो और ये प्रथम था। और अंतिम की बात करते हैं हम लोग, अंतिम की बात करें तो अंतिम की बात करिएगा तो अंतिम जो थे वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह कौन होते, वाजिद अली शाह थे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो मिलान नहीं कर रहा है। कह रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त लगाया था। कब लगाया था, 22 मार्च 1793 को लगाता है। ठीक, और किस किस क्षेत्र में लगाते पता है आपको, बंगाल क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में, उसके बाद जाइएगा तो वाराणसी क्षेत्र में। इस एरिया में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है लगाते थे। ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा, कार्य सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, बिल्कुल सहायक संधि किया था और इस सहायक संधि के तहत ही तो पहले बार 1798 में जो है हैदराबाद के निज़ाम को मिलाया था। हैदराबाद के निज़ाम को मिला लेता है ब्रिटिश में। ठीक,
लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन देखिए लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग है, लेकिन द्वितीय मराठा युद्ध जो होता है वो होता है 1780 से लेकर के 1784 के बीच होता है। किसने, 84 के बीच। और इस युद्ध के समय में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग, ठीक, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन यहाँ क्या कर, लॉर्ड हेस्टिंग, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1829 से लेकर 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट पारित किया था, क्योंकि इस टाइम जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाता है। देखिए जब जैसे ही 1857 का क्रांति होता है, 1857 के क्रांति होता है, क्रांति होने के खत्म होते ही क्या होता है, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश महारानी जो होता है एक घोषणा पत्र भेजता है, और वो घोषणा पत्र कब भेजता है, 1 नवंबर 1858 को भेजता है, ठीक। और इस घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा जाता है, इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, ठीक। ये भेजने वाला कौन था घोषणा पत्र, महारानी कहाँ की रानी, ब्रिटिश महारानी, ठीक। ब्रिटिश महारानी एक घोषणा पत्र भेजते हैं और कहता है भेजते हैं और इलाहाबाद में इसको पढ़ा जाता है। इसे पढ़ते कौन है, इसको पढ़ते हैं लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं, ठीक। और इस घोषणा पत्र में पढ़ने के बाद कहता है, यही से क्या होता है, भारत में जो है, भारत में अब ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप होगा, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप होगा, क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। और ब्रिटिश सरकार जो है सो भारत के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगा। तो इस यहाँ पे इस कौन पढ़ के सुनाया था इलाहाबाद में, लॉर्ड कैनिंग सुनाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कथा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून और जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। तो वो जो थे सूरजमल, क्या नाम था, सूरजमल। इसको जो है जाट जो है अफलातून कहा करते थे या उसको आदरणीय मानते थे और विद्वान कहा करते थे, किसको, सूरजमल को। तो आंसर नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहे तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को मिला लेता है, ठीक। तो इसमें देखिएगा कह रहे तथा कथित कराने एक भ्रम फैला के, ठीक। तो इसके आधार पर कौन सा मैसूर राज को मिला लेता है, तो देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से ये जो है कुशासन के आधार पर मिला लेता है। ये बात याद कीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे, ठीक। तो ये बनता कब, ये था कब से कब, 1827 से लेकर के 27 या 28 है, 28 से लेकर के 1835 तक रहता है, ठीक। तो इसी बीच में जो है 1828 से लेकर के 1833 तक देखिएगा, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। लेकिन 1835 से 1835 तक देखिएगा, इस टाइम जो थे भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि उसी टाइम 1833 में जो है एक चार्टर एक्ट आता है, और चार्टर एक्ट के तहत जो है इसको जो है भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। देखिए बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 में होता है, किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और गठबंधन सेना। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुंडो रहते हैं, और गठबंधन सेना की तरफ देखिएगा तो मीर कासिम होता है। इसके बाद देखिएगा तो अवध के नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, और तीसरा जो होता है शाह आलम सेकेंड होता है, मुगल बादशाह होता है। तो कह रहा है उस समय जो थे दिल्ली के शासक जो है थे कौन से थे, दिल्ली के शासक में कौन सा हुआ करते थे। तो तीसरा कौन था, शाह आलम द्वितीय ही था, शाह आलम सेकेंड हुआ करते थे उस समय, दिल्ली में मुगल बादशाह के शासक के तौर पे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बंडडुंगी नाम क्या है, बंडडुंगी कहते हैं इसको, बंडडुंगी नहीं है इसका नाम, इस पूरा है ये गलत हो गया है, इसका नाम ये जो है डिंगू
गुल नाम क्या था? डिंगी गुल जो थे एक बिहार, एक पक्षी बिहार हुआ करते थे, पक्षी बिहार, ठीक। ये नाम जो था ये पक्षी बिहार हुआ करते थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं? देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, पहले वारेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे, वारेन हेस्टिंग की बात करें। वारेन हेस्टिंग जो थे 1772 से 1772 से लेकर के 1774 तक जो है ये बंगाल के गवर्नर रहते थे, बंगाल के गवर्नर होते हैं, ठीक ठीक। और यही जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी एक्ट के तहत जो है इसको जो है वारेन हेस्टिंग को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है, ठीक। बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी के तहत क्या करता है? इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है? देखिए जैसे हम बोले थे तभी हम बोले थे वारेन हेस्टिंग के बारे में। वारेन हेस्टिंग की कह रहे थे। ये कब से कब रहता है? ये 1772 से लेकर के 1785 तक रहता है। तो 1774 की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है 1774 की बात है, तो कौन इस टाइम होगा? तो वारेन हेस्टिंग होगा। तो वारेन हेस्टिंग आंसर नंबर ए हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं कह रहा है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया है था? कहिए एक गांव घर में भी युद्ध होता था तो उसमें ग्रामीण जाट हुआ करते थे, गांव घर के जाट, उसको कहा जाता है एक सैनिक शक्ति के रूप में उसको संगठित किया था। तो वो जो संगठित किया था चूड़ामन या चूड़ामवन भी कहते हैं इसको। आंसर नंबर सी हुआ। चूड़ामन जो थे ये जो थे ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठन बनाया करते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन हुआ करते थे? तो इसमें देखिएगा तो एक ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर और मीर कासिम। ये अलीवर्दी खां की बात करें ये 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं। उसके बाद जो है नवाब बनने के बाद जो है ये जो है सो इसके अपना जब ये बंगाल के नवाब पद से हट जाए, इसकी मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला जो है इसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक। सिराजुद्दौला बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि कलकत्ता सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था, बिल्कुल 15 से 20 जून 1756 को। बिल्कुल सिराजुद्दौला क्या करता है? कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। कलकत्ता पर अधिकार करने का मतलब देखिएगा ये कासिम बाजार पर हमला कर देता है। कासिम बाजार पर हमला करता है, हमला करके क्या करता है? उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद देखिए काल कोठरी कहिए या इसी को कहते हैं हम लोग ब्लैक होल की घटना, ठीक। काल कोठरी त्रासदी कहिए या ब्लैक होल की घटना की। और ये जो होता है 20 जून 1756 को होता है, 20 जून 1756 को होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन अलीनगर की संधि जो होता है अलीनगर 9 फरवरी 1757 को, बिल्कुल 9 फरवरी, हम पिछले क्वेश्चन भी देख चुके हैं। 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध की बात करते हैं तो 23 जून 1757 को। ये तो डेट याद भी हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सबका एक का पहला है, दूसरा का, बी का दूसरा है, तीसरा ही इसी का तीसरा है, डी का जो है चौथा है। तो ए का 1, बी का 2, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन किसने फ्रांसीसी की मदद से दिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? कौन ऐसा था जो फ्रांसीसी का मदद लिया था और क्या नाम है दिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो वो एक हैदर अली था। हैदर अली ने क्या किया था? फ्रांसीसी से मदद लेकर के दिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी आंसर के साथ जो है आज का सेट नंबर 4 जो है खत्म हो गया। और इस सेट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आए हैं वो सारे हमने बताए बहुत बढ़िया से। उसको कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा तो सारा चीज़ हम लोग बताएं, चाहे जो भी क्वेश्चन आया उसका डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को देखते हैं और अच्छा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। क्योंकि सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलता तो इस तरह हमें अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।